आप सब लोग कैसे हो? हम लोग कौन सा इकाई कर रहे हैं? इकाई 19 है ना। जल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा अपने पिछले कक्षा में? जल का संगठन के बारे में आपने पढ़ा पढ़ा ना। और जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद जो हम बता रहे हैं वो है विलायक के रूप में जल। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे वस्तुएं ऐसी होती है जो जल में क्या है, डूब जाती है ना, जो जल में घुल जाता है। तो हम लोग अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? विलायक के रूप में जल। विलायक के रूप में जल, ठीक है। विलायक के रूप में जल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी वो चीजें जो अन्य चीजों को, विलायक क्या है? जो किसी अन्य चीजों को अपने अंदर मिला लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग विलायक कहते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में अगर किसी को क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, कुछ भी, यानी पानी की कमी जब आपके अंदर होती है, तब आप क्या करते हो? तो आप उसे चीनी एवं नमक को पानी में घोल कर क्या करते हो? ओआरएस बनाकर पिलाते हो, यानी ओआरएस का घोल पीते हो, जिससे कि हमारे शरीर में क्या हो जाए? पानी की कमी दूर हो जाए। ओआरएस घोल कैसे बनता है? तो इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग? एक गिलास, एक परीक्षण दे रखा है, उस परीक्षण को जरा हम देखते हुए बताते हैं आपको, है ना। तो जब आपकी कमजोरी कुछ होती है, तब क्या होता है? हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ओआरएस घोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख रहे हो ना, जो 19.3 में जो चित्र दे रखा है, ये क्या है? ओआरएस घोल किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो एक गिलास में क्या करना है? आवश्यकता अनुसार हमें जल लेना है, और उसमें पानी के आयतन के अनुसार, यानी आयतनानुसार क्या करना है? चीनी की मात्रा डाल देते हैं। इसमें क्या डालेंगे? चीनी, यानी कितनी तरह से घुलेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? चीनी डाल देंगे। और थोड़ी मात्रा में क्या डालेंगे? नमक डाल देंगे, ठीक है। चीनी व नमक को चम्मच द्वारा हिलाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? ये चम्मच ले रखा है, और इसको क्या करेंगे? चीनी और नमक को हम लोग इस चम्मच द्वारा हिलाएंगे। चीनी व नमक के दाने जल में गायब होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो ना, जब आप चीनी को या नमक को जब आप हिलाते हो, तब क्या होता है? चीनी के दाने या नमक के जो होते हैं दाने, वो जल में गायब होना शुरू हो जाते हैं। अतः क्या है? अंत में चीनी व नमक के सभी दाने गायब हो जाते हैं। जैसे इसमें देखा आपने कि सारे दाने क्या हो गया, जब नमक डाला, चीनी डाला, तो सब इसमें क्या हो गया? गायब हो गया। तथा पारदर्शिक स्वच्छ ओआरएस का विलयन प्राप्त होता है। तो हमें पारदर्शी, यानी हम लोग इसके आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी क्या है? स्वच्छ ओआरएस का हमें विलयन प्राप्त होगा। इस विलयन में जल विलायक, यानी घोलने वाला, जो चीनी व नमक क्या है? विलय है। तो इसमें जो हमने गोला, वो क्या है? चीनी। चीनी गोला ना आपने इसमें, और क्या गोला? नमक। तो ये क्या है? चीनी और नमक जो है विलय है, यानी इसको आपने क्या किया है? जल में घोला है। तो जो चीनी और नमक जो है घोला, वो क्या हुआ? वो जो है आपका विलय है, ठीक है। चलिए, तो वो क्या हुआ? आपका विलय है। तो इसी तरह से फिर क्या हुआ? इसी प्रकार जल में आप क्या कर सकते हो? फिटकरी तथा अम्ल, जैसे टार्टरिक अम्ल, है ना, नमक का अम्ल आदि, यानी जो अम्ल होता है, एवं क्षार भी घुल जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर एकदम से क्या निकलता है? जब आप सोडा की बोतल खोलते हो, तो उसमें से क्या निकलता है? अचानक जब देखते हो आप कोई भी सोडा वाले बोतलों को, झाग निकलता है ना। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? ये झाग जो है जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होने के कारण मिलती है। तो ये कैस क्यों मिलती है? ये झाग कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि जल में क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। के मिले होने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के मिले होने से क्या क्या बनता है? इसमें से जो झाग निकलता है,
वो बनते हैं। ठीक है, जैसे गैस गुले होने के कारण होती है। इसी प्रकार जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी क्या होती है, जल में थोड़ी मात्रा में क्या भी घुली होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, जिससे जलीय जीव श्वसन क्रिया करते हैं, और हमें जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जल में ठोस, द्रव या गैस सभी घुल जाते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, जल में ठोस, है ना, द्रव और गैस। तो यानी आप इसको क्या कीजिएगा, इसको जरा घोल के यानी परीक्षण करके देखिएगा। तो इससे इन सबसे हमें यह पता चला कि ठोस, द्रव और गैस सभी जो है जल में घुल जाते हैं। जल अधिकांश पदार्थों के लिए एक अच्छा विलायक है। तो विलायक यानी क्या करते हैं, अपने अंदर घोल देता है। तो जल जो है बहुत सारे पदार्थों के लिए क्या है, एक अच्छा विलायक है ना। घोल अपने अंदर को क्या कर लेता है, वो घोल ले, यानी विलायक क्या है, घोलने वाला। यानी जो भी हम वस्तु जो ज्यादातर डालते हैं वो क्या है, घुल जाता है, घोलने वाला, है ना, वो क्या है, घोलने वाला है विलायक। और तो जल विलायक यानी घोलने वाला। वो चीनी वो नमक क्या है, आपने देखा विलय है, चीनी नमक क्या था, यानी जो हम उसके अंदर घोल रहे हैं वो क्या है, चीनी और नमक क्या है, विलय। तो जल क्या है, विलायक है, और चीनी और नमक यानी जल, जल विलायक है, और जो चीनी और जो नमक है, चीनी और नमक क्या है, विलय है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, चीनी और नमक क्या है, विलय है। इसी प्रकार जल में फिटकरी यानी जो है, फिटकरी तथा यानी सभी हम लोग क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जल के इसी गुण के कारण जब वर्षा, जब क्या होती है, जब बारिश होती है, वर्षा होती है, वर्षा का जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी के विभिन्न परतों से क्या होता है, छनता हुआ भूमि के अंदर चला जाता है। जब वर्षा होती है तब क्या होता है, यानी कि पानी वहीं पर खड़ा रहा तो क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, पानी जो है विभिन्न सतहों से होते हुए भूमि के अंदर चला जाता है, और यह क्या कहते हैं, भूमि में उपस्थित कुछ खनिज लवणों को भी अपने अंदर घोल लेती है, यानी वर्षा का जल को घोल लेती है ना। और फिर क्या करती है, जो भूमि में उपस्थित खनिज लवणों को घोल देते हैं, खनिज लवणों को भी अपने अंदर घोल देते हैं। इसी कारण जो है जल का स्वाद कहीं मीठा और कहीं खारा होता है ना। तो जल का स्वाद कैसे कैसे होता है, जैसे समुद्र सब में क्या होता है, कैसा होगा, खारा होगा। और कहीं आप आज कुएं सबसे पानी लेकर पियोगे तब क्या होगा, मीठा पानी होगा, है ना। तो आप अब ये जान गए ना कि किस तरह से जल में अनेक ठोस को, द्रव को तथा गैसीय पदार्थ घुल जाते हैं। लेकिन जो है सभी पदार्थ पानी में समान मात्रा में नहीं घुलता। ठीक है, सभी पदार्थ जो है पानी में समान मात्रा में नहीं घुलता है। तो नमक पानी में पूर्ण रूप से विलय है, आपको पता है। परंतु तो क्या है, नमक को अगर आप पानी में घोलोगे तो वो घुल जाता है, नमक। ठीक है, लेकिन चौक जो है ये पूरा घुल जाता है। लेकिन जो चौक का अगर पाउडर लोगे तो क्या होगा, चौक जो है कम विलय है, यानी पूरी तरह से नहीं घुलता, कम विलय है। ठीक है, चौक जो है पूरी तरह से उसमें घुलता नहीं है, वो कम विलय है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जल एक सार्वभौम विलायक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, सार्वभौम विलायक है, यानी हर चीज को क्या है, अपने अंदर घोल देता है। किंतु कुछ पदार्थ जल में ज्यादा घुलते हैं जो विलय है, और कुछ पदार्थ जो है कम घुलते हैं। ठीक है, जल के में अन्य लवण जैसे जैसे कपड़ा धोने का सोडा जो होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
जैसे कि तो हमने देखा कुछ पदार्थ ज्यादा घुलते हैं, कुछ पदार्थ कम घुलते हैं। और जल में जैसे अन्य लवण, जैसे कपड़ा धोने का जो सोडा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। यानी एन, इनके सभी के सूत्र आप पढ़कर रखोगे। ठीक है, CO3। फिर खाने का जो सोडा होता है, यानी कपड़ा धोने का सोडे को क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र है Na2CO3। और जो खाने का सोडा जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, सोडियम, ये कपड़ा धोने का। ठीक है, ये खाने का सोडे को क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसके सामने क्या लग गया, बाई लग गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसकी फॉर्मूला क्या हुआ, यहां पर लिख देते हैं, NaHCO3। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक H लग गया, यहाँ पर क्या है, H नहीं है। ठीक है, और ये 2 की जगह क्या लग गया, यहाँ पर H लग गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी जो है कपड़ा धोने का सोडा। अधिक क्या है, आदि अधिक विलय तथा विभिन्न खनिज जैसे, तो ये क्या है, ये सब क्या है, अधिक विलय है। और जैसे खनिज है, बहुत सारे खनिज है, जैसे कि जो जिप्सम है, खड़िया है आदि, जो है कम विलय है। यानी खड़िया यानी क्या है, चौक, सब क्या है इसमें कम विलय है। तो ये सब क्या है, ज्यादा विलय है, ज्यादा घुल घुल सकते हैं पानी में। और जो हमने देखा जैसे कि खनिज, जैसे कि जिप्सम हो गया या चौक हो गया, ये सब क्या है, कम विलय है। तो अगर आप एक बर्तन में पानी लो और उसे गर्म कीजिएगा, तब क्या होता है, आपको पता है ना, जब बर्तन में पानी लेते हो तो वायु, पानी जो है, पानी से क्या निकलते हैं, बुलबुले के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पानी पानी क्या होता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। तो पानी में क्या मिला होता है, पानी में वायु मिला होता है। तो ये बुलबुले के रूप में क्या है, वो बाहर को जा रहा है। तो क्या हम लोग क्या बता सकते हैं इससे, कि जो है पानी में क्या है, वायु। ठीक है, वायु मिला होता है, जो गर्म करने पर किसके रूप में निकलता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। इस वायु में मुख्यतः क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैस है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन, ये सब हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वह क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। और जल में विलय वायु की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो जल में जो विलय होती है, विलय वायु की मात्रा बहुत कम होती है। और सामान्य ताप में जो है 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 जो है मिलीलीटर जल में 4 मिली वायु विलय रहती है। यानी 100 मिलीलीटर जल में कितना वायु विलय होगा, 4 मिली वायु ही क्या होता है, विलय होता है। किंतु ये विलय वायु जो है जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के लिए क्या होता है, जो वायु जो जल में मिला होता है, वो किस, जो जल में, ठीक है, ये जल में है, जल में इतने जल में कितनी वायु मिलेगी, 4 मिली वायु। लेकिन जो वायु जो जल में मिला होता है वो सभी जीवधारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमें पता है ना कि जैसे कि हम लोग जो घुली हुई वायु से ही क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं, है ना। फिर आपने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है, तब कम गहरे तालाबों में मछलियां मर जाती है ना। आपने देखा होगा जब पानी सूख जाता है, सूखने लगता है, गर्म होने लगता है, और जब कम जल रह जाती है तब मछलियां सारी मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तालाब का जो पानी है गर्मी की अधिकता से इतनी गर्म हो जाती है कि
उसमें पानी में घुली ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाती है। गर्म होने से क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या करते हैं, मछलियां एवं अन्य जलीय जीव जो है क्या होता है, मरने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण वो है। अब जो है हम लोग एक क्रियाकलाप आपको बताते हैं, जैसे कि हम विलय के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जल में कौन कौन से वस्तुएं मिलते हैं या घुलते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग एक कांच का एक बीकर में क्या करेंगे, उसमें एक कांच का एक बीकर ले रखा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आधा पानी भर देंगे। ठीक है, आधा हमने क्या कर दिया है, पानी यानी जल भर दिया है। अब उसमें क्या करेंगे, एक आधा चम्मच जो है क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे। ठीक है, ये पानी है तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक आधा चम्मच जो है चीनी डाल दिया। ठीक है, चीनी डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस चम्मच से इस चीनी को अच्छे से हिलाएंगे। जब हिलाएंगे तब क्या होगा, ये घुल जाएगा, है ना। देखेंगे कि चीनी घुल गया, बीकर में डाली गई चीनी घुल जाती है। अब जो है चीनी को और यानी अधिक अधिक मात्रा में आप क्या करोगे, चीनी को डालते रहोगे। तो ऐसा समय आएगा जब कुछ समय बाद ये चीनी क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है ना। चीनी जब घुलना बंद हो जाएगा तब आप क्या करोगे, तब क्या करोगे, इसे नीचे बैठता हुआ पहले हमें दिखेगा कि चीनी पूरा घुल गया, उसके बाद फिर दिखेगा कि नीचे नीचे से बैठ रहा है चीनी, है ना, नीचे जम रहा है। तो जल का आयतन ना बढ़ाकर क्या कर, पहले क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे, यहाँ तक पहले आपने यहाँ तक पानी डाला, अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर यहाँ तक पानी डाल देंगे। तो हम देखेंगे कि ये चीनी थोड़ा और घुल गया। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो चीनी है ये थोड़ा और घुल गया। उसके बाद फिर हम चीनी डालेंगे, तो फिर ऐसा समय आएगा जब ये चीनी फिर नहीं घुलेगा उसमें, है ना, फिर घुलना बंद हो जाएगा। तब क्या करेंगे, अब की बार आप पानी ज्यादा ना डालकर आप क्या करोगे, इसकी ताप को बढ़ा दोगे। यानी ये क्या करोगे, जैसे किसी भी गैस में रखकर क्या करोगे, इसको इस तरह से गर्म कर दोगे, जला दोगे। ठीक है, सो जब गर्म करोगे तब क्या होगा, तब जो एकत्रित हुई ये जो चीनी है, ये गर्म करने से क्या होगा, इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जल की मात्रा तथा ताप को बढ़ाने से, यानी पहले हमने क्या किया, जल की मात्रा बढ़ा दिया, है ना, जल की मात्रा एवं ताप को बढ़ाने से, फिर क्या किया, जब नहीं घुलना शुरू हुआ फिर से जब बैठना शुरू किया, हमने क्या किया, ताप को बढ़ा दिया यानी इसको गर्म कर दिया। तो जल की मात्रा एवं ताप बढ़ाने से क्या होता है, तो घुलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तब फिर क्या होगा, जब हमने इसे गर्म कर दिया फिर से ये चीनी इसमें घुल जाएगा। तो से क्या पता चला, ताप और विलाय की मात्रा का पदार्थ ही की विलयता पर प्रभाव डालता है। यानी ताप और जो विलायक की मात्रा, जो जितना पानी हमने इसमें भरा वो क्या है, किस पर प्रभाव डालेगा, उसकी विलयता पर, उसकी घोल पर वो प्रभाव डालेगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको। अब हम देखते हैं जल का खारापन, किसके बारे में बात करेंगे, जल का खारापन। जैसे कि हमने आपको बताया कि कहाँ का जल खारा होता है, समुद्र, है ना। आप कभी अगर बीचों में सब जाते हो तो क्या करोगे, जरा पानी उठाकर मुंह में जरा जीभ में रख के देखिएगा, काफी खारा पानी होगा वो। तो जल के विभिन्न प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि वर्षा, है ना, जब वर्षा होती है, जैसे वर्षा का जैसे जल, वर्षा का जल, कुएं का जल, नदी का जल से प्राप्त जल समान मात्रा में अलग अलग कांच की प्याली में रखेंगे। ठीक है, यानी जल जो कुएं से प्राप्त हुआ है, यानी जो नदी से प्राप्त हुआ है, वर्षा से प्राप्त हुआ, उन सबको क्या करेंगे, हम अलग अलग कटोरे में रखेंगे, प्याली में रखेंगे। सभी कांच की प्यालियों के जल को पूरी तरह से, पूरी मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, वाष्पित होने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रत्येक प्याली को देखो, अगर पूरा गर्म करके उबाल के जब पूरा वाष्प के रूप में उड़ गया, फिर आप उसका अवलोकन करो, तो आप क्या देखोगे कि सभी कांच की प्याली का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, एवं कुछ ठोस पदार्थ जो उसके नीचे जा है, कुछ ठोस पदार्थ, पानी क्या होता है, सब वाष्पित होकर चला गया, कुछ ठोस पदार्थ वांच क्या होता है, ग्लास में रह जाता है। तो
जो वांच ग्लास में प्राप्त पदार्थों की मात्राओं का अवलोकन करो, तो आपको देखना कितना कितना ठोस या कितना उसमें बचा हुआ है, जो धूल मिट्टी जो है जो कितना बचा हुआ है। तो नदी के जल में क्या तो इससे क्या पता लगता है कि नदी के जल में सबसे अधिक तथा वर्षा के जल में सबसे कम पदार्थ प्राप्त होगा। यानी जो आप नदी का जल लोगे उसमें सबसे ज्यादा ठोस होगा, और जो वर्षा का जो जल लोगे, जो पानी से जो डायरेक्ट आपने वर्षा से पानी लिया है, उसमें जो है कम ठोस पदार्थ यानी कम क्या प्राप्त होगा, उसमें कम गंदगी प्राप्त होगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं। तो इससे क्या पता चला जब वाष्पीकरण किया, कि जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं जिनकी मात्रा जल के स्रोत पर निर्भर रहता है, कि कहां से हमने वो लिया है उस पर वो निर्भर रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्रोत के बारे में अगर देखेंगे, तो इनमें से क्या है, स्रोतों में क्या होता है, जिनमें बहुत अधिक खनिज तथा लवण विलय है ना। स्रोत में क्या है, बहुत अधिक खनिज तथा लवण क्या होता है, उसमें विलय होता है, उसमें घुल जाता है। ऐसा स्रोत समुद्र है। ठीक है, समुद्र, समुद्र आपको पता है ना, समुद्र से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग समुद्र से क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, है ना। समुद्र से हम लोग क्या बनाते हैं, ये देखिए समुद्र से क्या बना रहे हैं, नमक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, समुद्र का पानी को क्या करते हैं, इस तरह से सोख कर, ये देख रहे हो यहाँ पर ऐसे से एक एक क्यारियन जैसे बनाकर रखा हुआ है, इसमें पानी है, ये धूप की सहायता से क्या है, ये सोख रहा है, और किस में परिवर्तित हो रहा है, नमक में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, जो पृथ्वी के जो है 3/3 यानी 3/4 भाग को क्या करती है, आच्छादित किए हुए है। इस जल के लवणों में खनिज आदि की अत्यधिक मात्रा विलय होती है, और 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग कितना होता है, 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 45 ग्राम खनिज लवण गुणे होते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में क्या है, लगभग 2-3 ग्राम ही लवण गुणे होते हैं, है ना। तो हमें क्या पता चला कि जो समुद्र का जो जल है ना, समुद्र के जो जल है उसमें क्या हमने देखा, कितने प्रतिशत देखा, है ना, 35। ठीक है, कितने देखा, 35 ग्राम, 35 ग्राम क्या मिला हुआ है, खनिज लवण घुले हुए हैं। जबकि नदी के जल में ये क्या है, समुद्र, है ना। जबकि नदी के जल में हमने क्या देखा, कितना कितना ये गुला होगा, उसमें खनिज लवण कितना गुला होगा। जबकि क्या होता है, जब हमने इसमें देखा 1 लीटर समुद्र के जल में हमने 35 ग्राम, है ना, 1 लीटर की बात कर रहे हैं, 1 लीटर समुद्र के जल में 35 ग्राम खनिज लवण गुले होते हैं। जबकि 1 लीटर नदी के जल में 2 से 3 ग्राम ही, यानी 2 से 3 ग्राम ही क्या होते हैं, देख रहे हो ना, 2 से 3 ग्राम ही लवण गुले होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, समुद्र में लवणों की अत्यधिक मात्रा घुली होने के कारण समुद्री जल खारा होता है, देख रहे हो ना, इसीलिए हम इतना नमक उसमें से प्राप्त कर पा रहे हैं। और पीने योग्य, अब आपको पता चला कि वो पीने योग्य क्यों नहीं है, फिर भी क्या है, इस जल की उपयोगिता है, हम लोग इससे क्या प्राप्त करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बड़े बड़े समुद्री जल को बड़े बड़े पाइप एवं जल पंपों की मदद से बड़ी बड़ी क्यारियों में, देख रहे हैं ना, क्यारियां बना रखी है, इसमें एकत्रित करते हैं। फिर क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया, यानी वाष्पन यानी सूर्य से ही डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाता है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध खाने के नमक यानी नमक का इसमें से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, नमक को एकत्रित करते हैं, और निर्वात वाष्पन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके क्या करते हैं, इसको खाने के नमक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम जो है अगली कक्षा में हम लोग जल की कठोरता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज जितनी बातें आपको बताई है वो आप ध्यान से सुनिएगा, और अगली कक्षा में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जल की कठोरता के बारे में बात करेंगे। तो आज की कक्षा हम यही पर समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।